हिजाब पे कितनी बड़ी साजिश हो रही है, इसे आप समझ करके चौंक जाएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र है भारत की बर्बादी का, और क्या इसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो कुछ भी सामने आया है, अभी चूंकि मैं जो लेट हो रहा था उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था, आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, और मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद को केरल का राज्यपाल बना करके मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आरिफ मोहम्मद साहब का वो इंटरव्यू आपको यदि लगे तो जरूर उसे देखिए। उन्होंने कुरान की इतनी बेहतरीन व्याख्या की है कि यदि आपके अंदर इस मजहब के प्रति यदि थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि क्या सिर्फ दंगाई इस मजहब में है, क्या ये सिर्फ बम विस्फोट करना और कट्टरता ही दिखाता है, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें क्या क्या चीजें अच्छाई हैं, और अच्छाई यदि कहीं पर भी है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और यदि इस्लाम इतनी तेजी में फैला तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें भी हुई होगी उसमें। आरिफ मोहम्मद खान उन्हीं चीजों को बेहतरीन तरीके से बताए कि कैसे हिजाब नामक चीजों का कुरान में कोई चर्चा नहीं, तीन तलाक नामक चीजों का कुरान में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मजहबी षड्यंत्रकारियों ने इसे कैसे डाला। जब पूरा वो कह रहे हैं, जब मैंने तीन तलाक का मुद्दा उठाया तब भी मेरे ऊपर हमला हुआ कि ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उन्हीं लोगों ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसे टच ना करे, हम हटाएंगे। एक बेहतरीन बात जो उन्होंने कही है कि हिजाब के मुद्दे पर जब ये विश्लेषण चल रहा है, उन्होंने कहा हिजाब जो इस्लाम का हिस्सा है नहीं, जो कुरान का हिस्सा है नहीं, फिर उन्होंने हिजाब की व्याख्या की कि क्या है उसके लिए, पर्दा नामक चीजों का क्या मतलब है, और सबसे कहा कि यदि हिजाब पर इतना जिद करते हो महिलाओं को बांधने का, तो कुरान शरीफ जकात की बात करता है, दान की बात 2.5%, और कुरान यह भी करता है, कहता है कि तुम आवश्यकता से एक पैसा भी ज्यादा मत रखो, तुम्हारे पास यदि ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा दान करो। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि आपने किस मुसलमान को देखा है कि जनहित में इस तरह का दान कर रहा हो। ये चीजें सिखों में जबरदस्त है। सिख समुदाय ने, मैंने देखा है कि यदि आप कोई लंगर से लेकर के, दिल्ली में गर्मियों में जब मैं देखता हूं सिखों को वो शरबत पिलाते हुए, तो इससे प्रेरणा मिलती है। कई इस्लामिक स्कॉलर लिखते हैं कि क्या आपने इस्लाम किसी ऐसे मुल्ला मौलवियों को देखा है कि सड़क पे राहगीरों को पानी पिला रहे हो, राहगीरों को इस तरह से मदद करते हो, आप कहीं देखा हो? आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि कुरान में कहा गया है कि यदि तुम्हारे घर के 40 घर के आसपास सराउंडिंग यदि कोई भूखा सोता है तो तुम्हारा भोजन हराम है, तुम्हारा सोना हराम है। तो इस तरह की हराम की बात करने वालों को आरिफ मोहम्मद खान की इस बात को समझना चाहिए। फिर जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कुरान शरीफ में है, तो फिर ये बम विस्फोट करने पर, ये जिहाद के नाम पर कत्ल करने वालों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? ये कत्ल करने को हराम क्यों नहीं कहते? ये अपने आप में सवाल है कि हिजाब पर इतना हंगामा क्यों? तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल खेल क्या हुआ है। हिजाब पर देखिए, आज गोवा में हिजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया उनसे कि आप हिजाब पे क्या बोलेंगे। राहुल ने कहा कि ऐसी फालतू बातों पे जिसका अभी इस मामले से कोई संबंध नहीं है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। आखिर राहुल हर फटी में उंगली डालने वाले, हर फटी में पांव डालने वाले, राहुल ने हिजाब पे चुप्पी क्यों लगाई? जब उनकी बहन कह रही है कि बिकनी पहन के हम कहीं जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे। अभी 3 दिन पहले, ये देखिए वाड्रा का 3 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, परसों प्रियंका वाड्रा के इसी ट्वीट के बाद हिजाब पे हंगामा हुआ और ये मामला अदालत में पहुंच गया। और जब इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट तक लाएगा, जरा इस चीज को समझिएगा कि वेदर इट इज बिकनी, घूंघट, a pair of jeans or a hijab, it is a woman's right to decide what she want to wear। अब प्रियंका वाड्रा कहती है कि ये बिकनी हम पहनने का मन करेगा, हम बिकनी पहन करके दिल्ली की सड़कों पे घूमेंगे, हम चुनाव प्रचार में बिकनी पहन करके घूमेंगे, हमें कौन रोकेगा, ये तो महिलाओं का अधिकार है। घूंघट ओढ़ ले, वो जींस पहने या कुछ भी करे। लेकिन इन्हीं के अशोक गहलोत ने अभी 3 दिन पहले ये बवाल कटा था, जिसमें अशोक गहलोत ने कहा था कि, अशोक गहलोत का आपको याद होगा कि मैंने वो आपको ट्वीट दिखाया था, जिसमें अशोक गहलोत कह रहे हैं कि घूंघट जो है हम इसे बंद कर देंगे, घूंघट नामक किसी चीज को हम चलने नहीं देंगे। अब यदि अशोक गहलोत वो कहते हैं, तो फिर इस मामले पर ये ट्वीट मुझे याद नहीं आ रहा कि 2-3 दिन पहले मैंने वो डाला था कि गहलोत ने क्या कहा था।
और उसके बाद यह भी बवाल मचना शुरू हो गया। अब ये हिजाब पर इस तरह का जो हंगामा चला, इसके बाद आज हिजाब डे की मांग, महाराष्ट्र में हिजाब डे की मांग होने लगी कि अब हिजाब डे मनाया जाएगा, और कुछ मौलानाओं ने सड़क पर हिजाब की का खेल किया। तब इस बात को समझिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत में हिजाब का मामला, दोनों समझ लीजिए, राहुल गांधी ने गोवा में कहा कि हम हिजाब पे कुछ नहीं बोलेंगे, ये विषयांतर हो जाएगा, तो तुम्हारी बहन ने 2 दिन पहले ये हिजाब का मुद्दा क्यों छोड़ा? पॉलिटिकल हिजाब को किसने बनाया? प्रियंका वाड्रा ने, यूं ही नहीं बनाया। देखिए हिजाब पर कितना बड़ा भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इस चीज को समझिए। दरअसल ये खबर कांग्रेस की खुफिया टीम को दे दी गई। कांग्रेस की खुफिया टीम को यह खबर लगी है कि भारत सरकार पार्लियामेंट में कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है, और कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी हो चुकी हुई है। और कांग्रेस ने कहा कि हमें 370 के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, और 370 एकाएक राज्यसभा में पेश कर दिया गया, और किसी को कोई खबर नहीं थी, एकाएक पेश किया गया, पास भी करा लिया गया, और लोकसभा में तो उनका बहुमत था, अगले दिन लोकसभा से भी पास कर दिया गया। अब ये कॉमन सिविल कोड यदि पास करा लिया जाएगा तो हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कर्नाटक के उडुपी में जानबूझ करके 2 बच्चियों को लाया गया। और अब ये रिपोर्ट कह रही है, मैजर इंडिया टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक, पीएफआई का इसमें पूरी तरह से प्लानिंग थी, और पीएफआई ने इस पूरे मामले में तैयारी की। 3-4 लड़कियों को इसके लिए तैयार किया गया और उससे हंगामा करवाया गया। कर्नाटक के उडुपी में यह हंगामा कराया गया, और पता चला कि इन लोगों, ये लड़कियां पहले एबीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई प्रोटेस्ट में थी। उन्हीं लड़कियों को लिया गया कि जो बुर्का पहन करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोटेस्ट में थी, उन्हें इसमें शामिल किया गया। अब इस बात को समझिए कि ये खेल क्या है कि ओडीपी के एक स्कूल का मामला राष्ट्रीय स्तर पे आता है, फिर पाकिस्तान में छपता है। चूंकि भारत के कई अखबार इसे छापते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि राणा आयूब और इस तरह के जो लोग हैं वो विदेशी, कई बार मैं क्यों कहता हूं कि ये विदेशी अखबार में कैसे छपता है। प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती है, कांग्रेस पार्टी का एक नेता वीवी श्रीनिवास इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वीवी श्रीनिवास की याचिका के वकील कपिल सिब्बल होते हैं। जरा सोचिए कि ये पूरा हिजाब जो है कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ कैसे है। और तब जब ये पूरा मामला कर्नाटक के हाईकोर्ट में है, कर्नाटक हाईकोर्ट इस पूरे मामले को ऑलरेडी सुन रहा है, उस समय में कांग्रेस पार्टी का नेता वीवी श्रीनिवास इस अर्जी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, अर्जी डालते हैं, और उनके वकील होते हैं कपिल सिब्बल। वही कपिल सिब्बल जिसने राम मंदिर के मुद्दे पर सनातनी समाज के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बने थे। कपिल सिब्बल, वही कपिल सिब्बल हिजाब के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्या ये सब चीजें सामान्य? क्या कपिल सिब्बल द्वारा इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट जिस दिन ले जाया गया, उससे पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका से ठीक एक दिन पहले, मतलब जब याचिका लिखी जा रही थी परसों, पर एकदम टाइमिंग देख लीजिए, प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती है, कपिल सिब्बल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला ऑलरेडी है। और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इस चीज को बहुत सामान्य लोग जो कानून को नहीं समझते, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अवगत नहीं समझेंगे। कपिल सिब्बल ने, कल भी मैंने इसकी विश्लेषण किया कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा ये 9 जजों की बेंच पे होनी चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस को लगता है इतना बड़ा मुद्दा है कि 9 जजों के बेंच के पास जाना चाहिए। तो राहुल गांधी के लिए मुद्दा क्यों नहीं? राहुल गांधी चुप्पी क्यों लगा दिया हिजाब पे? क्योंकि कर्नाटक का यह मामला इस समय उठाना, कांग्रेस को लगा कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है मुसलमानों का, वो वोट हमारे तरफ आ जाएगा कि कांग्रेस ये फाइट कर रही है। दरअसल कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है कि तुष्टीकरण के इस वोट के लालच में अपना वजूद खो रही है, और तुष्टीकरण का वोट हर जगह क्षेत्रीय छत्र निगल रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बच्चे निगल रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में मुलायम के बच्चे नजर, और चरण सिंह के फैमिली के बच्चे नजर, अजित सिंह के बच्चे निगल रहे हैं। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस के लिए कहावत यह है कि जात गमाया स्वाद न पाया वाला, जो एक पुरानी कहावत है। अब कांग्रेस के एक नेता वीवी श्रीनिवास का हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना, उसका वकील देश के प्रमुख वकील पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का होना, उसी कपिल सिब्बल का जो कांग्रेस में सबसे कहते हैं ना कि बिस्खोपरा वाला दिमाग रखने वाले हैं, जो राम मंदिर मामले में वकालत करते हैं,
वो कपिल सिब्बल, उसको झाड़ लग जाती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इनको भगा दिया और कहा कि जब हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है तो मुंह उठाए क्यों चले आए आप, हाईकोर्ट में जब निपट जाएगा तब हम देखेंगे। हाईकोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हो जाने के बाद भी फिर ये एक याचिका आज पहुंचती है और उस याचिका को बड़े चालाकी से कर्नाटक के उसी उडुपी उडुपी स्कूल के बच्चियों की तरफ से दाखिल की जाती है। इसमें भी वही लोग हैं और वो कहते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो कल फैसला किया है कि हिजाब पर अभी बैन रहेगा, कोई स्कूल हिजाब पहन के नहीं आ सकता, प्रशासन चाहे तो स्कूल को खोल सकता है, हिजाब पहन के कोई नहीं आएगा। तो 3-4 लड़कियों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दीजिए। हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब को एक षड्यंत्र के तहत आप इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाइए, ये राष्ट्रीय मुद्दा के लायक नहीं है और आप इस पर संयम कीजिए, इतना बवाल मटकाइए। देखिए कर्नाटक में हिजाब पर क्या हुआ, हिजाब मामले पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है और इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, इसे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया प्रियंका वाड्रा ने। प्रियंका वाड्रा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। कर्नाटक का यह मुद्दा पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के अखबारों में छप रहा है, पाकिस्तान में डिबेट हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने अपने देश में अल्पसंख्यकों को खत्म ही कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो पाकिस्तान अल्पसंख्यक के मुद्दे को उठा रहा है। इस्लाम खतरे में है, मोदी को बर्बाद करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में छापा जा रहा है। तब ये समझेंगे कि फिर ये क्या हुआ। दरअसल आज कर्नाटक में बहुत जबरदस्त बवाल काटा गया और ये बवाल महाराष्ट्र तक पहुंचा और महाराष्ट्र में एनसीपी भी इसके साथ आ गई। दरअसल इस थोक वोट के खेल में एक बड़ी साजिश, और मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं ये शाहीन साजिश बनने जा रहा है। और ये यदि विपक्ष को कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे आसान तरीका यही है कि एक ऐसा कौम जिसको बहुत आसानी से इकट्ठा कराया जा सकता, कि जिसको जिसको मजहब के नाम पर बवाल जिससे करवाया जा सकता है, उससे उत्पात कराया जाए। कांग्रेस पूरी तरह से हताश हो चुकी हुई है कि सत्ता अब उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए हिजाब के मामले पर देखिए कि कहीं पर भी प्रियंका वाड्रा के साथ कोई भी पार्टी नहीं आई, ये बेचैनी है। और इसीलिए हिजाब बैन पर आप देखेंगे पिछले महीने उडुपी के गवर्नमेंट ने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने पर हुई थी, जिससे क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई, मतलब ये क्लास में जाएंगे। अब इसीलिए आरिफ मोहम्मद, और इसमें पूरी तरह से सामने आ गया है कि हिजाब माई राइट, और इसमें माना जा रहा है कि पीएफआई जैसे संगठन की पूरी तरह से इस मामले में एंट्री हो गई। आरिफ मोहम्मद खान इसी मुद्दे पे कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम महिला को यदि वो पायलट बन जाती है, अब तो आर्मी में भी महिलाओं की एंट्री हो गई है, सरकार ने ये भी व्यवस्था कर दिया है, तो क्या यह पायलट में एंट्री करने के लिए अब उसमें भी कहेंगे कि हाँ हम मिलिट्री में भी हम कहेंगे कि हम मिलिट्री में भी हम बिना हिजाब के नहीं रह सकेंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने एक बहुत बेहतरीन मुद्दा आज उठाया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कितने सारे मुस्लिम घराने के लोग, मेरे साथ रहने वाले लोग, जब उस दौर में मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें बताया जाता था कि घर में वो टेबल पे कैसे खाना खाएंगे, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। ये मिशनरी स्कूलों के खिलाफ क्यों नहीं जाते, मिशनरी स्कूलों में ये क्यों नहीं हिजाब पहनने की बात करते कि हम वहां भी हिजाब पहनेंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने इस पूरे खेल को खोल दिया। तब आपको लगेगा कि जिस मुद्दे को प्रियंका वाड्रा ने इतना बवाल काटा, एक दिन पहले ये कहा कि हम बिकनी पहनेंगे, तो जब बहन बिकनी पहनने के लिए तैयार है तो राहुल गांधी ने आज हिजाब पे चुप्पी क्यों लगाई। दरअसल इस मामले में कहते हैं कि आग से खेलने वाला मामला हो गया है। अब राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में एंट्री बैन है, प्रियंका वाड्रा एंट्री करने नहीं दे रही है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, सेकंड फेज का चुनाव जो है वो कल, सेकंड फेज के चुनाव पे भी प्रचार पे कल 5 बजे के बाद रोक लग जाएगा। मतलब राहुल गांधी फर्स्ट और सेकंड फेज में भी नहीं गए। इसका मतलब है कि राहुल गांधी अब नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश। और मैंने पिछले दिन ही कहा कि प्रियंका वाड्रा ने रोक लगा दी है, तो इसका मतलब है कि हिजाब पे चूंकि पूरी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में हो रही है, मतलब इसका इंपैक्ट हो तो रहा है कर्नाटक में, लेकिन इंपैक्ट पड़ना है उत्तर प्रदेश में।
कर्नाटक में इसका बहुत कुछ नहीं होना है, इसीलिए राहुल गांधी से चुप्पी लगाई थी। पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी समझिए। जब कांग्रेस पार्टी का नेता वीवी श्रीनिवास सुप्रीम कोर्ट हिजाब के पक्ष में पहुंचते हैं और वकील ले जाते हैं वो कपिल सिब्बल को, ऐसे में राहुल गांधी इसको पॉलिटिकल रंग देने से क्यों बच रहे हैं? दरअसल आग से खेलना तो है, लेकिन इस खेल में क्रेडिट लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। और यही राहुल का बेसिक चरित्र है। मनमोहनी सरकार में वो दस्तावेज प्रस्ताव तो फाड़ देते हैं, कैबिनेट का जो फैसला है वो तो फाड़ देते हैं, लेकिन मनमोहन सरकार के मंत्री में नहीं बनते, जिम्मेदारी नहीं लेते। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, लेकिन पंजाब समेत तमाम राज्यों में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही वो फैसले लेते हैं। ये चीजें दर्शाती है कि खेल कहां हो रहा है, और ये चीजें दर्शाती है कि बड़ी स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस हिजाब के मुद्दे पर देश में आग लगाने का षड्यंत्र कर रही है। किसान आंदोलन फेल, शाहीन साजिश रुक गई। अब इस पूरे मामले को लग करके ऐसा लग रहा है कि हिजाब को लेकर के देश भर में उत्पात की कोशिश की जा रही है। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो पाएगा, जो सबसे सेंसिटिव प्रदेश है। तो फिर देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि इसे रोका जाए। मोदी सरकार के आखिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रियों की क्या जिम्मेदारी है? प्रकाश जावड़ेकर चले गए, हम लोगों ने मुहिम चलाया, प्रकाश जावड़ेकर की तो विदाई हो गई, कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी क्या कर रहे हैं? एनडीटीवी पर मैंने आज स्टोरी की कि किस तरह का फ्रॉडिज्म चल रहा है। क्या इस सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है? क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सो रहा है मोदी सरकार का कि इस तरह के बवाल हिसाब पे हो रहे हैं, उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है कि इस आग को किसान आंदोलन की तरह बहने से पहले इस पर रोक लगाया जाए। और ये चीजें जब अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि कैसे इस मामले में पीएफआई की भूमिका है जो शाहीन साजिश में था, इस मामले में धीरे धीरे फंडिंग की का मामला भी सामने आ रहा है। तो यूं ही नहीं, एक स्कूल में 2-3 लड़कियों द्वारा किया गया उत्पात राष्ट्रीय स्तर का उत्पात मच गया है। और ये पूरी तरह से भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश है जो साफ तरफ से दिखनी शुरू हो गई है। और राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अपना हाथ सेकना नहीं चाहते, सिर्फ बहन को ही बिकनी से खेलने की इजाजत दे रखा हुआ है। तब ये समझ में आएगा कि यदि आप अनपढ़ होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो आपको मायने बिकनी और हिजाब में समझ में नहीं आता।